गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप लोग को हमारी क्लास में। कल हम लोगों ने पढ़ा था भाषा। उसमें हम लोग पढ़े थे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं और उसकी परिभाषा सीखे थे कि भाषा मतलब कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी में आगे कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं। तो आइए आप लोग समझिए और उसके बाद ये सारे आप लोग अपने कॉपी पे लिख लेंगे और याद करेंगे। दिया हुआ है कि राष्ट्रभाषा मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार एवं विभिन्न राज्यों के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली समृद्ध भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर मतलब कि जो हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में जिस भाषा को स्वीकार किया गया है, जो हमारे राज्य में बहुत सारे लोगों द्वारा बोला जाता है, उसी को हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, तो इसलिए ये क्या है, हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है। जैसे हिंदी। अब देखिए दिया हुआ है राजभाषा। तो जिस भाषा को देश का राजकाज या प्रशासन चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों क्या है, हिंदी है। जैसे कि किसी भी मतलब राजकाज जो हम लोग काम काज करते हैं ऑफिस में, वो सब प्रशासन चलाने के लिए या जो ऑफिशियल कार्य करते हैं अधिकांशतः हिंदी में करते हैं, इसलिए हमारी राज्य भाषा जो है हिंदी है। अब आते हैं मातृभाषा पर। मातृभाषा को समझते हैं। वह भाषा जो हम अपनी माँ से सीखते हैं उसी को हम लोग मातृभाषा कहते हैं। जैसे जो बच्चा है, जो बच्चे अपने जिस माहौल में रहता है, उसकी मम्मी जो भाषा सिखाती है उसी को हम लोग मातृभाषा कहते हैं। जैसे हम लोग भोजपुर में रहते हैं तो हम लोग की मातृभाषा क्या हो जाएगी, भोजपुरी। क्या हो जाएगी, भोजपुरी। अगर भोजपुरी नहीं है तो हम लोग की भोजपुर में भी कुछ घरों में क्या होता है, उनकी माँ अपने बच्चों को हिंदी सिखाती है, तो वो बच्चे क्या लिखेंगे, अपने मातृभाषा में लिखेंगे हिंदी। अगर जिस बच्चे की माँ बचपन से ही इंग्लिश सिखाती है, अंग्रेजी सिखाती है, वो हिंदी और भोजपुरी जानता ही नहीं है, मराठी उर्दू जानता ही नहीं है, तो वो अपनी मातृभाषा अंग्रेजी लिख सकता है। अब ये नहीं कि हमारी जो मातृभाषा भोजपुरी हुई, हिंदी हुई, तो सबकी मातृभाषा यही होगा, तो सबका मातृभाषा अलग अलग होगा। मतलब कि जो भाषा अपनी माँ से हम लोग सीखते हैं उसी को हम लोग मातृभाषा कहते हैं। अब आइए संपर्क भाषा। संपर्क भाषा किसे कहते हैं, आपस में विचारों के आदान प्रदान करने या संपर्क करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। मतलब कि आपस में विचार के, मतलब कि हम एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में एक दूसरे से बात विचार करते हैं, उस समय मतलब जो भी भाषा हम लोग बोलते हैं उसी को संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे कोई आता है और मतलब हम लोग वो इंग्लिश में बात कर रहा है और हमें हिंदी मालूम है और उनको दोनों भाषा मालूम है, तो हम जिस समय मतलब कि बात किए हिंदी में या अंग्रेजी में, तो जो हम लोग संपर्क में आकर जिस भाषा में बात किए वही हमारा संपर्क भाषा कहलाएगा। अब कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, जो भाषा अधिकांश देशों में बोली और समझी जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी दिया है कि जो भाषा मतलब कि जो भाषा बोलते हैं हम लोग वो अधिकांश देशों में, मतलब कि अधिकांश देशों में, बहुत सारे देश में बोली जाती है, उसी को हम लोग मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे हमारी राष्ट्रीय भाषा यानी कि राष्ट्रभाषा हिंदी है और हमारा अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। अब आते हैं हम लोग की लिपि किसे कहते हैं। इतना आप लोग याद हो गया कि राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, मातृभाषा, संपर्क भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं। सबकी परिभाषा आप लोग को
लिखना है और याद करना है। अब आते हैं लिपि किसे कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी का लिपि क्या हो जाएगा, हिंदी के लिपि देवनागरी, देवनागरी। उसी तरह से अंग्रेजी का लिपि क्या होगा, रोमन। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि किस भाषा की लिपि क्या होता है। तो जैसे हम लोग लिखते हैं, विशेष चिन्ह को यहाँ पे समझिए। जैसे हिंदी को लिखते हैं क ख ग, तो ये एक विशेष चिन्ह बनाया गया है। इसको हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि। और इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे ABCD, ये क्या है, एक विशेष चिन्ह है ना। मतलब इसको लिखने के लिए, देवनागरी लिपि में लिखने के लिए हम लोग क ख ग घ ऐसे चिन्ह का प्रयोग किए, और देवनागरी रोमन लिपि में लिखने के लिए, रोमन लिपि में लिखने के लिए ABCD ऐसे सिंबल का हम लोग यहाँ पे प्रयोग किए, मतलब ऐसे चिन्ह का प्रयोग किए। यह लिपि की परिभाषा जैसे दिया हुआ है, इसको याद करना। और एक और है कि भाषा को लिखते समय जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। एक छोटा सा परिभाषा और बन जाता है कि भाषा को लिखते समय, मतलब कि जो भी भाषा हम लोग लिखते हैं उसको लिखते समय जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी को लिपि कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। ऐसे लिखेंगे आप लोग अपने कॉपी पे, राष्ट्रभाषा राजभाषा। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। ऐसे आप लोग बना लेंगे डायग्राम, लिखेंगे एक तरफ राष्ट्रभाषा और दूसरी तरफ राजभाषा। पहला पॉइंट है कि यह पूरे राष्ट्र की भाषा होती है तथा अनिवार्य रूप से पूरे राष्ट्र में अपनाई जाती है। ये जो राष्ट्रभाषा है ये क्या है कि पूरे राष्ट्र की भाषा होती है। मतलब हमारे देश में जो जो भाषा बोली जाती है वो मतलब कि भाषा हमारे देश के मतलब पूरे देश में वो भाषा होती है जिसको हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राज्य भाषा जो है यह राज्य विशेष की भाषा होती है तथा शासकीय सेवा व्यवहार में आती है। जैसे कि ये जो है एक राज्य के थ्रू सीमित रहता है और ये देश के थ्रू। अब देखिए दूसरा कह रहे हैं पॉइंट कि राष्ट्रभाषा पूरे देश की एक ही होती है। जो बात इसमें समझाया गया है वही यहाँ पे है कि राष्ट्रभाषा जो होता है वो पूरे देश में एक ही भाषा होती है और किसी भी देश में राज्य भाषाएं कई हो सकती है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब कि देश में एक देश में कई राज्य हैं तो उन राज्यों की मतलब अलग अलग भाषाएं होती है। जैसे गुजरात का गुजराती, पंजाब का पंजाबी, इसी तरह से बहुत सारे राज्य हैं उनकी राज्य भाषा अपनी अलग होती है, लेकिन जो देश की भाषा होती है वो एक ही होती है। तीसरा पॉइंट है इसके लिए अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज शब्द प्रयुक्त किया जाता है। मतलब कि नेशनल लैंग्वेज जो हमारे राष्ट्र में जो बनाया गया है वो इसमें बोला जाता है। नेशनल लैंग्वेज यानी कि जो भाषा राष्ट्र में अपनाई गई है उसको, और इसके लिए ऑफिशियल लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे राज्य में ऑफिस में जो कामकाज होता है, जैसे कि हमारे राज्य में हिंदी में ऑफिशियल भाषा है तो हिंदी लिखेंगे, और इसमें अगर अंग्रेजी है तो अंग्रेजी लिखेंगे, हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे। मतलब कि जो हमारे देश में बनाया गया है उसी को लिखेंगे, जो हमारे देश की भाषा है और जो हमारे राज्य की भाषा है। तो राज्य की भाषा इसमें आ जाएगी और देश की भाषा इसमें आ जाएगी।
अब इसी तरह से राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में जिस तरह से अंतर समझे, उसी तरह से हम लोग यहाँ समझेंगे कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो आप लोग क्वेश्चन भी इसको अपने से खुद से बना सकते हैं कि भाषा और बोली में अंतर लिखें। ठीक ना, या लिख सकते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो इसका पॉइंट है, इस जैसे ऊपर बनाए हैं कॉलम, उसी तरह से यहाँ भी बनाएंगे, एक तरफ भाषा और दूसरी तरफ बोली। पहला पॉइंट है कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा का जो क्षेत्र होता है बहुत दूर दूर तक भाषा फैली होती है, वो विस्तृत होता है, जबकि बोली जो होती है वो सीमित होती है। बोली की परिभाषा हमने बताया था कि जो भाषा मतलब सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है उसी को हम लोग बोली कहते हैं। तो वही ये दिया हुआ है कि बोली क्या है, वो सीमित क्षेत्र में, जिस भाषा को हम लोग सीमित क्षेत्र में बोलते हैं, मतलब कम जगहों में बोला जाता है, उसी को हम लोग मतलब बोली कहते हैं, और जो विस्तृत क्षेत्रों में बोला जाता है उसको हम लोग भाषा कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, भाषा बोली का विकसित रूप है, क्योंकि बोली से ही, जैसे कि सीमित क्षेत्रों से ही बोल करके जाते हैं तो विस्तृत मतलब कि छोटे से मतलब छोटा से ही न बड़ा होता है, तो वही है बोली जो है लघुत्तम इकाई है, मतलब कि बोली जो छोटा है और ये भाषा जो है विस्तृत है, मतलब कि बड़ा है। भाषा में साहित्य होता है और बोली में साहित्य नहीं होता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।